हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फिर वो बलून वाले कुछ क्वेश्चंस करे थे, कौन सा पहले फटेगा, रेड वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, ऐसे क्वेश्चन करा था हमने। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस वगैरह करा था उसमें। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले, आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही थोड़ा बहुत लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होने वाला है, थोड़ा सा सेम होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सा मीडियम वगैरह के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मान के चलो बेटा, ये इंटरफेस है। क्या ये इंटरफेस है? इंटरफेस वो बाउंड्री होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। इंटरफेस वो क्या होता है बेटा? बाउंड्री होता है। इंटरफेस क्या होता है बेटा? वो बाउंड्री होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। ठीक है, नीचे वाले मीडियम को एज मैं ज्यादातर क्या मान रहा था, मैं डेंसर पानी ले रहा था बेटा। ठीक है, नीचे हमारा पानी है। ठीक है भाई, चलो ऊपर एयर है, तो नीचे भाई मीडियम 2 है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। और क्या लिया हमने? पानी लिया, वाटर लिया। क्या ये डेंसर है, एयर मीडियम है? पर किसके तुलना में डेंसर है? एयर के तुलना में। तो ऊपर मीडियम फर्स्ट है, जो कि क्या है बेटा जी? एयर है। और आप कंपेयर करके देख सकते हो, एयर वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा निशांत? एयर वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा बेटा? रेयर होगा, डेंसर होगा? बहुत बढ़िया भाई, रेयरर होगा। बहुत सही, क्या बात है, निशांत ने एकदम सही जवाब दिया बेटा। अब सारे इधर देखेंगे बेटा, कोई बात बात नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनो, मान के चलो, क्या क्या मानोगे? रुको भी मनवा रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये है नॉर्मल लाइन। कौन सा लाइन है बेटा? नॉर्मल लाइन। इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन। सीधी मान लो बेटा खुद से, नॉर्मल लाइन है। ठीक है, अच्छा, यहां पे कोई लाइट का सोर्स हो सकता है, सन भी हो सकता है। तो लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। लाइट इस पॉइंट पे क्या हुई बेटा? इंसिडेंट हुई। मैं कलर थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये जो लाइट गिरती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं भाई साहब। इसको अपन कहते हैं इंसिडेंट रे। अच्छा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है भाई, ये कलर विजिबल नहीं आ रहा, तो देखो भाई, अगर विजिबल नहीं हो रहा आप लोगों को तो चेंज कर दे रहा हूं। क्या अभी ये विजिबल है सभी को? चलो, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। अब विजिबल है सभी को? क्या विजिबल है ये? ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। अच्छा, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाता है इसको एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जिस पॉइंट पे लाइट फॉल करती है, सारी जो घटना हो रही है, उस पॉइंट को बेटा जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब पिछले रिफ्लेक्शन वाले में क्या पढ़ा था कि लाइट कुछ वापस चली आती है, बट आज हमें यार रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करनी है, तो सिर्फ रिफ्रैक्शन पे ही हम बात करने वाले हैं। तो सुनो, लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था, पर गई नहीं। क्यों नहीं गई? मीडियम चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ, तो लाइट रेस क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती हैं। लाइट रेस क्या हो जाती है बेटा जी? बेंड हो गई। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं, जो कि पिछले क्लास में डेफिनेशन हमने लिख दिया था। अच्छा, ये जो बेंड लाइट रे है इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, चलो, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये एंगल बनाता है, इसको भी एंगल आर कहते हैं। बट यहां पे जो एंगल आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है बेटा जी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया तो ये था डायग्राम। इसको डायग्राम को बना लेना है, फिर लॉज समझना बेटा। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता बेटा, क्या पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन सभी एक ही प्लेन में रहती है। ये बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ जैसा है, तो बिल्कुल उसी लॉ को छाप देना है पे फर्स्ट लॉ में। क्या लिखना बेटा? इन दिस लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ, ये बेटा फर्स्ट लॉ कर रहे हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस लॉ स्टेट दैट इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन all lie इन द सेम प्लेन। सारे के सारे किस प्लेन में रहते हैं बेटा? एक ही प्लेन में, यानी कि सेम प्लेन में रहते हैं। किसके अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट ये सारे जो है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल लाइन, सभी एक ही प्लेन में रहते हैं, प्लेन चेंज नहीं करते। ठीक है, ये पहला लॉ था। अब सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा जी? सेकंड लॉ ये कहता है क्या, देखो सेकंड लॉ ना एक प्योरली और मैथमेटिकल लॉ है। क्या कहता है कि अगर मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया को सेम रखा और लाइट के कलर को सेम रखा, यानी वेवलेंथ को सेम रखा, तो एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशो आता है वो कांस्टेंट आता है। इसका जो रेशो आता है बेटा क्या आता है? कांस्टेंट। और इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं या u से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा सेकंड लॉ। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा अभी तक मैथ्स में? तो पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ लोगे। तो वहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ोगे। वहाँ पे साइन थीटा वाला चीज़ क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। वो जो पाइथागोरस ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा, ठीक है, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? साइन होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ले रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट आता है, एक सेम वैल्यू आती है, बार बार चेंज नहीं होती है। ठीक है, यही है हमारा सेकंड लॉ। अच्छा, इस लॉ को प्यार से हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसको जरा इंग्लिश में लिख के देख ले रहे बेटा। दिस लॉ स्टेट दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ, या ऐसे लिख लो, रेशियो है ना बेटा। दिस लॉ स्टेट दैट रेशियो ऑफ, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो के बारे में लिखेंगे, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, कितने बार ऑफ आएगा भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for given pair of media, medium का plural media, and color of light, and same color of light, same color of light। भाई अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब जो मीडियम गिवन है वही है, एयर वाटर तो एयर वाटर है, असली गिलास में आके करने लगे दूसरा एक्सपेरिमेंट, और लाइट का कलर सेम है, भाई ये अपने कलर है, डिफरेंट मत मान लेना तुम। ठीक है, इसको यार सेम ही माननी है। ठीक है, ग्रीन आ रही है तो ग्रीन ऐसी जा रही है, अरे यार चले जा। ठीक है, तो फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन होता है, इन दोनों का रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो लॉ लिख लोगे खुद से। ठीक है, मेन चीज ये फॉर्मूला यही है, स्नेल्स लॉ बेटा। यही क्या है? स्नेल्स लॉ। इसको जरा फील करते हैं। अब किताब में तो डेफिनेशन वगैरह रट लेते हैं, सभी फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक है, सवाल भी हो जाती है, बट इसको और फील बहुत कम कर पाते हैं 10th क्लास के बच्चे। ठीक है, तो आइए जरा इसको हम फील करते हैं। फील कैसे करें? तो देखो भाई, आ जाओ, फील करवा रहा हूँ। मान लो कि भाई मीडियम सेम थी। ठीक है, चलो यहीं फील करवा दे रहा हूँ यार। फील करवाने के लिए क्या नया स्लाइड लेना, इसी में कर लो भाई। मीडियम सेम लिया, कलर सेम लिया, मीडियम सेम लिया, कलर। मान लो पहले आई और आर था। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलो I1 है, वैल्यू अलग है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा बेटा? अलग आएगा ऑब्वियसली। मान लो R1 आ गया। ऐसे एक बार और मैंने गिराया, ज्यादा एंगल पे गिरा रहा हूं, ऐसे मान लो, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू अलग आएगा। ये मान के चलो I2 है, तो नीचे क्या आ गया? R2 आ गया। तो भले ही मैं अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूं, बट कलर मैंने सेम रखी है, लाइट की, यानी वेवलेंथ सेम है, तो इन सब का रेशो निकालोगे, सब एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। मतलब क्या है कि अगर तुम इसका निकाल लो, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा साइन I1
साइन I1 अपॉन में साइन R2, ये बराबर होगा किसके, साइन I2 अपॉन में साइन R2। बेटा ये R1 है, ठीक है, ये सब बराबर होगा किसके, कांस्टेंट के। मतलब कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, बट दोनों का रेशो क्या होगा, सेम होगा। कब सेम होगा, जब मीडियम सेम हो और पेयर ऑफ मीडियम सेम हो और कलर यानी कि वेवलेंथ सेम हो, तभी होता है। बट मान लो तुमने जो एक्सपेरिमेंट करा, एक तो बेटा मान लो ऊपर में क्या लिया, एयर लिया, नीचे ग्लास ले लिया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेटा, अब क्या कर रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेट सपोज यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, I1 है, R1 है। अच्छा, अब तुमने मीडियम चेंज कर दिया भाई, ऊपर में ग्लास ले लिया और नीचे में वाटर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो क्या है, ये I1 है और I2 है मान के चलो, ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, R2 हो। क्या अब दोनों बराबर होंगे, नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार साइन I1 अपॉन में साइन R1 बराबर नहीं होगा साइन I2 अपॉन में साइन R2 के। क्यों, क्योंकि भाई तुमने मीडियम चेंज कर दी, तुमने मीडियम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऐसे कल कलर भी चेंज करोगे, मान लो यहाँ पे रेड कलर से कर रहे थे, रेड कलर के लेजर लाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यहाँ पे ब्लू ले लिए, तभी भी रिजल्ट सेम नहीं होगा। तो स्नेल्स लॉ वैलिड है, ठीक है। स्नेल्स लॉ वैलिड किस पे है बेटा, स्नेल्स लॉ वैलिड होता है किसके लिए, पहला फॉर सेम मीडिया, फॉर सेम गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इसको चेंज मत करना, वैल्यू चेंज होगा। दूसरा फॉर सेम कलर ऑफ लाइट, फॉर सेम कलर यानी कि वेवलेंथ, कलर यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। दोनों में से कोई भी चेंज करोगे या दोनों चेंज करोगे तो रेशो चेंज होगा, ठीक है। आराम से बैठ जाओ बेटा, हरकतें मत करो, पढ़ लो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये स्नेल्स लॉ समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है, तुम बताओ क्या कह रहे हो। अच्छा डाउट नहीं है, नोट कर, अरे नोट कर लेना आराम से, पहले समझो एक साथ ना दोनों चीज। तुम बताओ क्या चीज, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखो भाई सुनो, वेवलेंथ बेसिकली आपने 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। अब साउंड चैप्टर में ना कोई ऐसा ग्राफ देखा होगा, ध्यान से देख लो बेटा सारे, साउंड चैप्टर में कुछ ऐसा ग्राफ देखा होगा, ठीक है। ये ग्राफ देखा होगा बेटा, ठीक है। ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। ऐसे ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ, इस फॉर्म में वेव ट्रैवल करती है। ये वेव का ना वेव डायग्राम है, ठीक है। चलो अब ये दो क्रस्ट या दो ट्रफ, इन्हीं के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या वेवलेंथ को ऐसे भी समझ सकते हो कि एक वेव जो बन रही है कितने डिस्टेंस में बन रही है, वही क्या है, वेवलेंथ। या इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, इसी को भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ एसोसिएट होता है कलर से, ये कलर एसोसिएट होता है वेवलेंथ से, मतलब वेवलेंथ की वजह से कलर वाली प्रॉपर्टी आती है, ऐसे मान लो तुम, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ अलग होगा, ब्लू कलर का वेवलेंथ अलग होगा, ऐसी फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर वेवलेंथ क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ बताओ और कोई डाउट। हाँ देखो व्हाइट के लिए बेसिकली व्हाइट ना कोई कलर नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं है। व्हाइट का मतलब क्या होता है कि सारी अगर रंगों को हमारा कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा तो व्हाइट है वो, सारे लाइट के रंगों को एब्जॉर्ब कर रहा तो व्हाइट है, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, सॉरी, अगर सारे रंग को एब्जॉर्ब कर ले रहा तो ब्लैक है, और सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा तो व्हाइट है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं होता। ब्लैक का मतलब है कि वो सारे कलर ऑफ रेडिएशन को, लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा, ठीक है। और व्हाइट का मतलब क्या, सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, सारे रंग मिलते हैं तो व्हाइट कलर बनता है, ठीक है। और सारे का एब्सेंस हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए तो क्या बन जाता है, ब्लैक, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 7 ही कलर हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और कौन सा होता है, हाँ रेड, ऑरेंज, ये सब, ठीक है। तो भाई यही हमारे लिए कलर है, इसी के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। और ब्लैक और व्हाइट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई कलर ही नहीं है। आगे बात करते हैं, पागल बना रहा फिजिक्स हमें, नहीं यार, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है जो कि अभी नहीं समझ पाओगे आप, शायद 12th क्लास में समझ जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, मतलब इस चैप्टर में ज़्यादातर बच्चे इसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सवाल में फंस जाते बच्चे। तो इसलिए फंसते हैं क्योंकि यार ज़्यादातर स्कूल में या फिर ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूला लिखवा देते हैं और बोलते हैं भाई ये सवाल है लगाओ,
ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो भाई अच्छे सवाल आपसे हिलने वाले नहीं है, और मे बी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फील भी ना कर पाओ, सही से समझ भी ना पाओ। तो हम सब चीज़ करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे, फॉर्मूला भी लिखेंगे, उसे याद भी करेंगे और सवाल भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, कोई चीज़ है क्या भैया? तो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा बेसिकली देखा जाए तो किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। क्या करता है बेटा? किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को जो मेजर करता है, उस टर्म को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है? इट मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। किसी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी अपन मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करते हैं। किस में करते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करते हैं। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना सीखिए आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू1 से, इसको u1 भी कहते हैं, म्यू भी कहते हैं, या इसको आप n1 से, ये n से, म्यू से या n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा? म्यू से या n से। साइंस में इसको म्यू कहते हैं, इसको ईटा कहते हैं। आप लोग म्यू और n याद रखो यार, यू और n याद रखो। ठीक है, चलो अब जैसे कि अगर मान के चलो, यहां पे लिखा है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ध्यान से देखना बेटा, अगर अभी समझे नहीं तो कभी नहीं समझ पाओगे। यहां पे मान के चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम लिखा विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। कैसे? पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे। क्या आपको लिखना आया? पहली बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे लिखा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको कैसे लिखूंगा? μ2 बाय μ1। अरे आया नहीं आया? चलिए, तो ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आया लिखने? अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपको क्या कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो क्या आपको लिखने आया? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, अगर लिखने आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ, ऑप्टिकल डेंसिटी देखो भाई, एक तो डेंसिटी आपने पढ़ा होगा बचपन में, कौन सा? एक तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ये ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, ये डिसाइड करता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली डिटरमाइन करता, मास वॉल्यूम को नहीं करता, ये लाइट के स्पीड से रिलेट करता है। ठीक है, इसका रिलेशन लाइट के स्पीड के साथ है, नॉट मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इससे अलग है, मतलब इट्स ऑल अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अच्छा इसको आ गया। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। वही सेम डायग्राम ले रहे हैं। नीचे मान के चलो कोई दूसरा मीडियम है, अब मान के चलो मीडियम सेकंड है, इसको हमने क्या ले लिया? कोई मीडियम सेकंड है, कोई भी हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। ऊपर में हमने क्या मान लिया बेटा? मीडियम फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अच्छा यहां पे एक लाइट रेस फॉल हो रही है। यहाँ पे ये जो लाइट है इस मीडियम वन में लाइट की वेलोसिटी मान के चलो v1 थी, और मीडियम 2 में आते आते लाइट की वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई? v2 हो गई। अब इतना समझ में आ रहा? मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी मान के चलो v1 है, दूसरे मीडियम में आके क्या होगी बेटा? v2 होगी। ठीक है, अच्छा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो μ1 है, यानी u1 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा? μ2 है। ठीक है, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, बस एक छोटा सा चीज यहां पे याद कर लो, छोटा सा चीज याद कर लो या समझ लो, क्या कि जो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। एक के बढ़ने से दूसरा अपने आप घट जाएगा। अच्छा, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के, मतलब किसी का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है, अभी तुम इसी को समझो कि हाँ भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। आओ करते हैं कैलकुलेशन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के क्या मैं कह सकता हूं क्या कि भैया ये जो μ1 है
μ1 है, उसका रिलेशन क्या मैं बना सकता हूँ 1/v1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के। ऐसी सेकंड मीडियम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो μ2 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, v2 के, इस रिलेशन के तहत मैं बना सकता हूँ। अब थोड़ा सा मैथ से देखो इसको जरा, कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन क्या मानिए, सेकंड मानिए, और यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहला और दूसरे इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं मैं, पहला और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड मार रहा हूं, पहले को किससे डिवाइड मार रहा हूं, दूसरे से। तो डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, ठीक है। तो पहले को दूसरे से डिवाइड करो, ऊपर में μ1 है, नीचे में क्या बेटा μ2 है, बराबर ऊपर में क्या बेटा k/v1 और नीचे में क्या बेटा k/v2। इसको सॉल्व करने आता सभी को, ठीक है। इसको पहले नीचे उतार देते बेटा ऐसे, और फिर मल्टीप्लाई लगा देते, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, के ने के को मार दिया, क्या आंसर आ गया बेटा v2/v1। भाई ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। कैसे आया अभी याद, अभी चमकाता हूं इसको मैं, देखो भाई सुनो, अभी हमारे पास क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, ठीक है। रिलेशन क्या था बेटा, अरे कहां चला गया भाई, ये रहा रिलेशन, क्या था μ1 के सामने v2 है और μ2 के सामने v1 है, ठीक है। μ1 के सामने बेटा v2 है और μ2 के सामने क्या बेटा v1 है। इससे हमें, इससे ये भी पता चल रहा है क्या कि भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो 1 के सामने 2 है, 2 के सामने 1 है, यानी कि क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो अब देखो, क्या मैं इसको लिखना पहले सिखा चुका हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ऐसे लिखता है ना। तो ये है भाई तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असली फील वाला फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, आप सारे न्यूमेरिकल कर जाओगे, सारे मतलब सारे। अच्छा अगर मैं आपको बोल रहा हूं सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली की स्पेलिंग गलत मार दी यार, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या आ सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका फॉर्मूला खुद बनाना है। 2 पहले है ऊपर, 2 के सामने पहले वाले मीडियम की स्पीड, और पहले वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सामने दूसरे वाले की स्पीड। भाई बन गया फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ये एक बार चमक गया, खत्म सीन। अगर मैं आपसे बोल दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या लिखोगे, ux/uy बराबर, इसके सामने y वाले लेंगे और इसके सामने x वाले। भाई अब तो चमक गया होगा यार, ठीक है। तो भाई ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो जो आपके किताब में डेफिनेशन हो कैसे है, जरा बुकिश डेफिनेशन को देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन कैसे लिख रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन ऐसे लिखा क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो एक तरह से रेशो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। 2 डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशो होता है वही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आ रहा समझ में, लाइट का रेशो ही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 डिफरेंट मीडिया, ठीक है। 2 डिफरेंट मीडिया में जो लाइट के स्पीड का रेशो है वही क्या देता है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। अब आपसे एक सवाल है, सवाल क्या है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट, कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या होगा। फॉर्मूला सामने है भाई, अब यूनिट बता दो, मैथ्स लगाओ। मीटर पर सेकंड लग रहा तुम्हें, और कोई बताओ यार, थोड़ा मैथ्स लगाओ भाई, हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका यूनिट निकालना आपको। देखो यार पहले फॉर्मूला देखो, इसके एट द एंड फॉर्मूले में क्या आ रहा है, जैसे मान के चलो 1 है 2 है, तो v2/v1 है ना भाई। ऊपर भी लाइट की स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, रेशो तो भाई सेम क्वांटिटी निकलती है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशो निकलती है, यानी ऊपर भी मीटर पर सेकंड और नीचे भी मीटर पर सेकंड। यार दोनों कट नहीं गए तो इसकी कोई यूनिट ही नहीं है भाई। रेशो तो पहली बात सेम फिजिकल क्वांटिटी की निकलती है, और सेम की निकलेगी तो उसकी रेशो कहाँ होगी, कट, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, कट जाएगी ना। रेशो में तो दोनों यूनिट सेम होगा तो कट जाएगा। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। लिख लेना क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इज द यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, ना इसके पास यूनिट है ना इसके पास डायमेंशन है, तो लिख लेना भाई यहाँ पे नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यार रेशो यार क्या है, मतलब रेशो में यूनिट कैसे हो गया, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी होता, डिवाइड में तो कट जाएगा, तो यूनिट ही नहीं बचा। चलिए अब एक छोटा सा टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है भाई, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, तो सुनो इसको जरा देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, अगर हम किसी मीडियम का, कोई भी मीडियम हो सकता है, अगर उसका उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, मान के चलो कोई मीडियम मेरे पास पहला है, मीडियम 1 है, उसमें जो लाइट की स्पीड है अगर एयर के अंदर के लाइट की स्पीड से कंपैरिजन कर दे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। यहाँ पे बेटा हम इस चैप्टर में वैक्यूम और एयर को एक समान ट्रीट करेंगे, वैक्यूम और एयर को एक समान ट्रीट करेंगे, क्योंकि ना वैल्यू लगभग सेम है। अगर मैं एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो यार 1 होता है, मतलब 1.00 कुछ 1 होता है, और वैक्यूम का क्या होता है बेटा 1 होता है। सर दोनों एक ही जैसा तो है, तो लगभग दोनों बराबर ही तो है यार, ठीक है, बाहर पीछे वाली क्या ही वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, μ1/a। अच्छा, स्पीड के टर्म में लिखो क्या होगा, ए के सामने एयर वाली, और एयर में लाइट की स्पीड को क्या कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या बेटा ए है, कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ गलत लिख दिया क्या, सही है, ये फर्स्ट वाला मीडियम है ना, तो उसके सामने लाइट की स्पीड ले लेंगे, और एयर वाले के सामने उस मीडियम की स्पीड ले लेंगे, ठीक है, उस मीडियम में। अब मान के चलो नीचे ग्लास था, इसको ऐसे समझो, नीचे मान के चलो मीडियम क्या बेटा, ग्लास है, और ऊपर एयर है। यहाँ पे लाइट की स्पीड आई, मान के चलो v स्पीड से आ रही है, यहाँ पे एंगल आई है, और क्या होगी फिर, ये आर होगी, ये एंगल आर है, और ये क्या मान के चलो क्या है, देखो जो एयर होता है वहां पे लाइट की स्पीड सी मानते हैं, सी की वैल्यू सभी को बताना, 3 कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, एयर या वैक्यूम में। तो मान के चलो एयर में लाइट की स्पीड सी है, किसी मीडियम में गई तो v हो गई, तो मेरे को इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, किसकी, ग्लास की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछो तो क्या बोलोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर क्या हो गया, स्पीड इन एयर अपॉन में स्पीड इन ग्लास। इसी को तो अपन सी कह रहे, और वीजी को क्या मान लिया, वी मान लिया। तो ये आ गया मेरे पास ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आ गया बेटा, c/v आ गया, ठीक है। अच्छा, जनरली जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, उसको ना μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं, μ0 या फिर n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, μ0 या फिर n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बस इसका डेफिनेशन छोटा सा है, क्या कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर से कंपैरिजन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डायमंड होता, उसको एयर से कंपैरिजन करता तो क्या होता, उसका डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिल जाता। तो जरा डेफिनेशन लिख ले भाई, आओ फिर डेफिनेशन लिखते हैं इसका। देखो, अच्छा ये वैल्यू सेम कैसा ही पता क्या, एयर की तो 1 मान लेते हैं, तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वही तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वो बराबर क्या हो गया, c/v, ठीक है। तो आपके किताब में ऐसे फॉर्मूला लिखा होगा, नहीं तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा आपकी किताब में, बट समझने के लिए ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो, तो अब जरा डेफिनेशन में बात करते हैं। कैसे डेफिनेशन में, अगर चीज़ें समझ गए तो आप परिभाषा डेफिनेशन खुद से बना सकते हो भाई साहब, क्योंकि यार एसएसटी हिंदी थोड़ी है कि क्वेश्चन सर याद करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन खुद से बना सकते हो, थोड़ी इंग्लिश हिंदी सही है आपकी, तो जो कि हो गया 10th क्लास में आ गए। चलो डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the speed of light in medium with respect to air या फिर vacuum,
तो भाई किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम के तुलना में ले रहे हो, लिख रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आई होप अब चमक गया होगा भाई, अगर नहीं चमका तो यार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मीडियम का ना हम क्या करने वाले हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने वाले हैं। उसको याद नहीं करना आपको, ठीक है, बस देख लेना, ताड़ लेना बस अच्छे से। ये कुछ मीडियम के क्या दे रखे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। इसको याद तो भाई बिल्कुल नहीं करना, बस इसको यार समझना है। ठीक है, अब समझना कैसे है, जैसे एयर है, ओ भाई इसकी तो वैल्यू और भी कम है, 1.0003। ठीक है, वैक्यूम की क्या होती है, लगभग 1 होती है, तो यार बराबरी तो आसपास। ठीक है, अच्छा अब बोल रखा है आइस की कितनी है, 1.31 है, वाटर की कितनी है, 1.3 है। एक चीज देख रहे हो, वाटर आइस से ज्यादा डेंसर है, आइस से ज्यादा डेंसर है वाटर। ठीक है, एल्कोहल की थोड़ा ज्यादा है, फिर ये इन सब के पढ़ लेना ऐसे ही। ठीक है, सबसे लास्ट में काम की चीज डायमंड, सबसे ज्यादा किसकी है, डायमंड की है। सबसे ज्यादा किसकी बेटा, डायमंड की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा डायमंड की सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए अच्छा कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस पे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं क्या कि मान ले ऐसे दिया होगा क्या, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज कितना दिया था बेटा, कितना 2.42, कितना दिया था बेटा 2.42। इससे आप क्या समझते हो, ठीक है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। भाई 2.42 किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इस टर्म से आप क्या समझते हो। देखो इससे हम दो चीज समझते हैं, क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, एब्सोल्यूट है तो एयर के रिस्पेक्ट में होगा, वो कितना है 2.42 है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या कि भाई एयर के तुलना में, किसके तुलना में बेटा, एयर के तुलना में डायमंड 2.42 टाइम ज्यादा डेंसर है। तो पहला चीज मैं क्या समझता हूं, पहला चीज ये समझता हूं कि इट मींस डायमंड इज 2.42 टाइम्स डेंसर देन एयर। एयर के तुलना में डायमंड 2.42 टाइम्स क्या बेटा, ज्यादा डेंसर है। अच्छा दूसरा चीज मैं क्या समझता हूं, और आपको भी समझना चाहिए कि एयर के तुलना में डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 2.42 टाइम्स कम है। ठीक है, तो एक तो मैं डेंसिटी के बारे में पता चला, और दूसरा मुझे किसके बारे में पता चला, स्पीड के बारे में पता चला। तो इसका मतलब क्या है, इट ऑल्सो मीन्स ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स स्पीड ऑफ लाइट in diamond is 2.42 times lesser या less than that of air, या less than air। एयर के तुलना में बेटा इतना कम है। क्यों भैया, यहाँ पे तो तुमने बढ़ा दिया, यहाँ पे घटा क्यों दिया। अभी बताया था क्या कि जो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट का। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है किसी मीडियम के तुलना में, मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट इतना गुना कम होने वाला है। ठीक है, चलो तो ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलो एक और न्यूमेरिकल कर ले। एनसीईआरटी का एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी कर ले। कोई एनसीईआरटी लेके आया, स्लाइड में ऐड करना भूल गया। तो टीचर क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते हैं, पुट कर दे, आंसर आ गया। मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा आपको, मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया तो उसमें भी आप कर जाओगे अच्छे सवाल को भी। ठीक है, तो पहले अप्रोच देखते हैं, क्या कि लाइट एंटर कर रहा है एयर से ग्लास में। कहां से बेटा, एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रहा है। ठीक है, एयर से ग्लास में लाइट क्या कर रहा है बेटा, एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रहा, मान के चलो। ठीक है, अच्छा एयर में लाइट की स्पीड कितनी है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, दिया और हमें याद है ये चीज। ठीक है, तो भाई ये ग्लास में कितनी स्पीड होगी ये हमें निकालना है। और क्या दिया है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 1.50। बस जो क्वेश्चन है उससे पहले इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, गिवन लिखो। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला अप्लाई करके आप सवाल को सॉल्व कर लो। तो क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पूछ रहा है। तो पहले लिखो क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है, 1.50। अच्छा भैया ठीक है, 1.50 दिया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये पूरा टर्म एक ही है, ठीक है, बराबर इसके आगे ग्लास है तो इसके आगे स्पीड किसकी, एयर की। एयर की नहीं बे, इसका मतलब क्या, लाइट की स्पीड एयर में। अच्छा अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसके आगे स्पीड किसका होगा बेटा,
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो किसका वैल्यू दिया है, इन सब का वैल्यू तो इतना दे रखा है 1.5, ये सब एक ही है क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो ये एक ही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका वैल्यू ये है, एयर की कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें पूछ क्या रहा ग्लास का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, आइए भाई कर ले रहे हैं, चलिए आओ करते। सो यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ, उठा के फेंको इधर, फेंक दो इधर, तो Vg बराबर क्या हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नीचे आ गया 1.50 1.50। आ जाओ जरा सॉल्व कर लेते छोटा सा मैथ से भाई, पॉइंट हटाया ऊपर में 2 0 लगाया, ये 150 दूनी कितना हो गया 300, तो स्पीड कितनी हो गई भाई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ लाइट की स्पीड घटी है बढ़ी है, घट गई है, क्योंकि यार ग्लास क्या है डेंसर मीडियम है, ठीक है, ग्लास क्या है डेंसर मीडियम है, इसलिए स्पीड घट रही है। क्योंकि देखो ना जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है उसमें स्पीड घटेगी, कम होगी तो देखो कम होगी, ठीक है। चलो अच्छा क्या भैया ये पूरा टेबल याद करना नहीं, ठीक है, आपको अगर याद करने का मन कर रहा कुछ ज्यादा ही, तो एक तो एयर का याद कर लो, एक तो वाटर का याद कर लो, एक तो गिलास कहाँ है यार, गिलास कहाँ है, गिलास गिलास कहाँ है, ये है क्रॉन ग्लास या ग्लास कह लो, और कोई ग्लास नहीं दिख रहा ना भाई, यानी कितनी ग्लासेस हो गई, इतनी सारी ग्लास हो गई भाई। चलो ठीक है, रुको रुको रुको, एक डायमंड की अगर ज्यादा याद करने का मन करे तो इतना याद कर लो, अगर नहीं मन करा कुछ मत याद करो भाई, बस तुम इतना याद रखो क्या कि सबसे ज्यादा डेंसर क्या होता है डायमंड, इसकी रिफ्रैक्टिवनेस सबसे ज्यादा किससे ज्यादा ग्लास से, ग्लास की किससे ज्यादा वाटर से, और सबसे कम किसका बेटा एयर। बस आप ये याद रखो, मुझे सच बताऊं मुझे दो ही चीज, एक ही चीज याद रहता मुझे, तो मुझे सिर्फ एयर का याद रहता 1, ये 1.003 मैं 1 मान लेता हूँ। अच्छा ये पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया क्या 2.42, बस ये 2 याद रखो, बाकी सब निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग लेंसेज स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे लेंस के कितने टाइप्स है, क्या होता है लेंस, फिर वही रूल पढ़ेंगे और फिर उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और पावर लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करके चैप्टर का दी एंड कर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।